लंबे समय से चल रही कयासों के बाजार आज थम गए जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि अतीक के परिवार से किसी को भी वो मेयर के चुनाव में टिकट नहीं देने जा रही, क्योंकि इससे पहले अभी तक चर्चाएं थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयाग से मेयर का टिकट बीएसपी दे सकती है। इसके बाद अशरफ की पत्नी का नाम भी चर्चाओं में था, लेकिन आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ इंकार कर दिया। इतना ही नहीं, निकाय चुनाव की आरक्षण प्रणाली पर भी मायावती ने नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि आरक्षण प्रणाली दोषपूर्ण है और साथ ही उन्होंने ईवीएम से कराए जाने वाले नगर निगम के चुनाव पर भी आपत्ति जताते हुए उन्हें बैलेट से कराए जाने की मांग कर दी। लंबे समय से बीएसपी के रुख की प्रतीक्षा की जा रही थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया। इसके साथ ही ये भी बता दिया कि निकाय चुनाव बीएसपी मजबूती के साथ लड़ेगी। लंबे समय से चल रही कयासों के बाजार आज थम गए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की घोषणा के बाद अब तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब फाइनल काउंटडाउन की घोषणा के बाद अपनी अंतिम रणनीति की जो तैयारियां हैं उसके लिए कमर कस ली है और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश निकाय की चुनाव खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान संभालते हुए नजर आएंगे। आज मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, जिसमें माना जा रहा है कि किस तरह से आचार संहिता को लागू होने के बाद उसका उल्लंघन न करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की डबल इंजन सरकार की जनता तक कैसी योजनाएं पहुंचाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम सहित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और देश में सबसे ज्यादा 760 नगरीय निकाय उत्तर प्रदेश में है। यही एक वजह है कि 2024 से पहले एक तरीके का ये सेमीफाइनल है जिसमें कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चूंकि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है, अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रही है। चूंकि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मेयर के प्रत्याशियों पर खासा मंथन सभी पार्टियों में चल रहा है। अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास करीब 15 आवेदन आए हैं जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनको लखनऊ से मेयर का प्रत्याशी बना दे। हालांकि उन नामों पर लगातार मंथन स्टीयरिंग कमेटी में चल रहा है। जिसके नाम पर मोहर लगेगी वो लखनऊ से आम आदमी पार्टी का मेयर का प्रत्याशी होगा। इसमें अगर हम बात करें तो इस्मा जहीर, कायनात सिद्दीकी, सौम्या भट्ट जैसे नाम शामिल हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ से उनको मेयर का प्रत्याशी बनाया जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि उन आवेदनों पर विचार चल रहा है जो पार्टी के लिए मुफीद होंगे या पार्टी जिनको चाहेगी उनको मेयर का प्रत्याशी बनाया जाएगा। अगर हम इन प्रत्याशियों की बात करें तो बड़े पैमाने पर लॉ स्ट्रीम से आने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व ब्यूरोक्रेट, साथ ही साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं जो कि आवेदन कर रहे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का पहले से कब्जा रहा है, ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों के लिए कितनी चुनौती होती है, कैसे 2023 के इस नगरीय निकाय चुनाव में पार्टियां अपने प्रत्याशी का नाम फाइनल करती हैं। हालांकि ये वो नाम है जो लगातार आम आदमी पार्टी से लखनऊ मेयर के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी तय कर दी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अब रणनीतियां शुरू कर दी है। यानी 22 ऐसे बनाए जाएंगे जो बूथ स्तर पर जा करके काम कर सकें, यानी कि 22 ऐसे वो व्यक्ति होंगे जो बूथ पे जा करके उन प्रत्याशियों के विवरण निकालेंगे जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में सबसे अधिक मेहनत करते नजर आ रहे हैं। यानी कि किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़ने का जत्न ढूंढा जा रहा है जिससे कि निकाय चुनाव में अच्छी खासी सीटें जो हैं वो अर्जित की जा सकें। इसको लेकर के कांग्रेस ने भी अपनी अब तेजियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का डंका बजते ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी पर जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, उनकी भीड़ लगी हुई है। लगातार लोग पार्षद पद के लिए और खास करके अगर बात की जाए मेयर पद के लिए तो जो तमाम ऐसे नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। महिलाओं के लिए आरक्षित की हुई है लखनऊ की मेयर की सीट। आपको बता दें, महिलाओं में समाजवादी पार्टी इस बार हो सकता है ब्राह्मणों पर दांव लगाए, जिसमें सबसे पहला नाम स्वाति मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें स्वाति मिश्रा जी जो हैं वो
पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा की पत्नी हैं और अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी की कोर टीम में अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें, दूसरा नाम जो है वो ज्योति शुक्ला का सामने आ रहा है। ज्योति शुक्ला जी जो हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से डालीगंज जो वार्ड है वहां से 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। इसके अलावा उनके हस्बैंड भी 1 बार पार्षद रह चुके हैं। वहीं पूजा शुक्ला का नाम भी अहम है और आपको बता दें 2022 के विधानसभा चुनाव में पूजा शुक्ला ने पश्चिमी जो इधर लखनऊ है वहां से कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि वो हार गई थी, लेकिन उनका नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। इसके अलावा शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने भी अपनी इच्छा जताई है, अपना आवेदन किया है। इसके अलावा सपा की नेता और खास करके सपा की प्रवक्ता भी नाहिद लारी खान जो हैं उन्होंने भी अपनी मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का सभी पार्टियों ने अपनी पालन को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। निकाय चुनाव को लेकर के आचार संहिता पालन कराए जाने को लेकर नगर पालिका टीम व पुलिस टीम की संयुक्त टीम द्वारा शहर और कस्बों में लगे राजनीतिक पोस्टर और होल्डिंग हटाने के लिए और आचार संहिता का पालन कराने के लिए कार्रवाई में लग गई है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा शहर में लगी राजनीतिक दलों से संबंधित होल्डिंग शाम से ही हटाई जाना शुरू कर दी गई है। साथ ही प्रतिबंधित वॉल पेंटिंग की भी पुताई की जा रही है। आने वाली 11 मई को जिले की निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग होनी है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां में जुट चुका है। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। करीबन 12,000 लोगों को पाबंद किया है निकाय चुनाव से पहले, जिसको निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में बुलंदशहर एसएसपी ने 12,000 लोगों को पाबंद किया है। पुलिस को निर्देश दिए हैं सभी थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्व के लोगों पर कार्रवाई करने के लेकर। अब देखना होगा निकाय चुनाव को लेकर। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो चुका है। बुलंदशहर वो जनपद है कि दूसरे फेज में चुनाव होना है, जिसके चलते सभी निकाय चुनाव सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बुलंदशहर पुलिस लगातार एक्टिव है। असामाजिक तत्व पर कार्रवाई करने के लिए बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने सभी थाना प्रभारियों को देर रात निर्देश दिया है। अब देखना होगा कि निकाय चुनाव किस तरीके से संपन्न होता है। हालांकि जिस तरीके का अति समय जहाँ माहौल बिगाड़ने वाले लोग थे उन पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त फोर्स के लिए चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस आई है। गाइडलाइंस के अनुसार बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने पूरी टिक रखते हुए पुलिस को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद संगम नगरी प्रयागराज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अतीक अहमद की बेगम शाइस्ता परवीन ने लाखों रुपए का लेन देन किया था बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। बीएसपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं, लाखों रुपए का लेन देन हुआ था, चाहे वो पार्टी फंड में रुपए देने की बात हो या पर्सनली रुपए देने की बात हो। फिर अतीक अहमद के घर से जो रजिस्टर बरामद हुआ, उस रजिस्टर में बाकायदा ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। जो उनका नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस नौकर की निशानदेही पे ये रजिस्टर मिला था। उस रजिस्टर में जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर हैं उन पर पैसे लेने देने का आरोप लग रहा है और सारी चीज़ों का जिक्र उस रजिस्टर में किया जाए। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ये सारी चीज़ें रजिस्टर में लिखी गई, लेकिन अगर इस तरीके की बात निकलकर सामने आती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये जांच का विषय होगा। सूत्रों को माने तो शाइस्ता परवीन ने बीएसपी से मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए बाकायदा अच्छी खासी रकम जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको दी थी और पार्टी फंड में जमा की थी। हालांकि रजिस्टर में पार्टी फंड में जो पैसा दिया गया था उसका जिक्र नहीं है, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर को पैसा दिया गया उसका बाकायदा जिक्र उस रजिस्टर में देखने को मिलता है। मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश महिला मोर्चा की आयोजित कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेते हुए प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर से विजय पताका फहराने के लिए महिला कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है। जबकि राज्य व केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रदेश के विकास में हो रही कल्याणकारी नीतियों पर एक्शन के लिए भी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह है और सदैव चुनाव में सहयोग महिलाओं का पार्टी को मिला है और आने वाले चुनाव में भी महिलाओं के हितों में लिए गए फैसलों के आधार पर महिलाएं भाजपा को सपोर्ट करेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीपीआरओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीपीआरओ कार्यालय भ्रष्टाचार में संलिप्त है और लगातार वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। सर, बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जितने भी गांव में सफाई कर्मचारी तैनात किए गए हैं वो सारे सफाई कर्मचारी अमरोहा विकास भवन में तैनात कर लिए गए हैं और उनसे गाड़ी ड्राइविंग कराई जा रही है। इसके अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई बड़े गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक डीपीआरओ का ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक धरना समाप्त नहीं होगा।
जैसे ही इसकी जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को मिली, जिले के जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी डीएम को मिली। डीएम ने मौके पर एक डेलीगेशन भेज दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मीटिंग की। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं का साफ तौर से कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीपीआरओ का यहाँ से तबादला किया जाए और नया डीपीआरओ यहाँ पर तैनात किया जाए, तब तक वो धरना समाप्त नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के बाद इस पूरे मामले में जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी क्या एक्शन लेते हैं। बीजेपी कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने देश को डरा कर रख दिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे भारत में लगभग 5880 कोरोना के नए केस निकलकर सामने आए हैं। अकेले दिल्ली की बात करें तो करीब 700 कोरोना के नए केस निकलकर सामने आए हैं। इसके साथ ही पूरे भारत में करीब 35,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हो गए हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 6.91% पॉजिटिविटी रेट हो गई है। आज देश के अलग अलग इलाकों में कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है, इसको लेकर भारत सरकार की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, मॉक ड्रिल किया जा रहा है और देखने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना से निपटने के लिए सरकारों की राज्य सरकारों की खासतौर पे क्या कुछ तैयारी है, कोरोना वार्ड्स में कितने बेड्स हैं, ऑक्सीजन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर सरकार कितनी एहतियात बरत रही है, अब तक उस राज्य में कितने वैक्सीनेशन हुए हैं। तो निश्चित रूप से भारत सरकार लगातार बैठकें भी इससे पहले कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बढ़ते हुए कोरोना के आगरा जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का नया मामला सामने आया। आपको बता दें, जिला चिकित्सालय में कुर्सी की खरीद को लेकर नया भ्रष्टाचार देखने को मिला। आपको बताते चले कि 100 कुर्सी की कीमत 5 लाख रुपए बताई गई, जिसको लेकर जिला चिकित्सालय अधीक्षक अनीता शर्मा ने कहा कि ये कुर्सी के दाम अतिरिक्त लगे, उसकी एवज में उस कंपनी के बिल को हालांकि रोक दिया गया। और वहीं सीएमएस का कहना है कि जहां अतिरिक्त बिल जो दिखाई दिया उस पर रोक लगाकर उस पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। लगातार एक के बाद एक नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा मामला जिला चिकित्सालय आगरा का है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस कंपनी के माध्यम से जो कुर्सी खरीदी गई, उस कंपनी के माध्यम से क्या क्या सामान खरीदा गया, पिछले समय में क्या क्या खरीदारी की गई, उस पर क्या किस प्रकार कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। अयोध्या में खाकी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। बीकापुर थाना क्षेत्र के कोछा गांव में दरोगा के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा है, जहां विवेचना करने गए दरोगा के ऊपर पीड़ित की मां ने तहरीर लिखवाई और उसकी तहरीर पर बीकापुर थाने में दरोगा केपी यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बाराबंकी में सरकारी स्कूल अध्यापक की क्रूरता आई सामने। 3 साल की मासूम बच्ची की जमकर की पिटाई, गंभीर रूप से घायल बच्ची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के फतेहपुर थाना अंतर्गत खलील नगर गांव का है, जहां एक गांव की बच्ची आंगनबाड़ी में पढ़ाई कर रही थी। वहीं बच्ची प्राथमिक विद्यालय पहुंच गई, जिससे किसी बात से नाराज प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक रविंद्रनाथ ने बच्ची की पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बच्ची को इतना पीटा कि बच्ची के पीठ पर चोट के गहरे निशान बन गए। वहीं बच्ची की आंख पर भी गहरा चोट का निशान बन गया, जिसके बाद पीड़ित बच्ची के माता पिता आनन फानन में उसको लेकर फतेहपुर कोतवाली पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के लिए पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवा दिया। वहीं पीड़ित की माता सविता देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तेज रफ्तार मारुति वैन और डंपर में हुई आमने सामने जोरदार टक्कर, 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला मऊरानीपुर खंड विकास कार्यालय के सामने का है, जहां पर तेज रफ्तार ओमनी और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार में बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से मऊरानीपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर सभी घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वही जानकारी मिली है कि उक्त सभी घायल उल्लन थाना क्षेत्र के ग्राम इमिलिया के रहने वाले हैं और वह सभी लोग इलाहाबाद से घर वापस आ रहे थे। वही पूरी घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कुशीनगर में आज पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर घायल हो गया। हालांकि उस पशु तस्कर के साथ साथ एक दूसरा पशु तस्कर भी पुलिस के गिरफ्त में है। हालांकि ये दोनों पशु तस्कर
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बताया जा रहा है। आज सुबह तड़के प्रभारी राजधानी निरीक्षक नीरज राय और स्वास्थ्य टीम के प्रभारी सुशील शुक्ला को यह पता चला कि एक कंटेनर में लगभग दर्जनों की संख्या में गोवंश ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा घेराबंदी किया गया और घेराबंदी करने के उपरांत पुलिस ने जैसे ही गाड़ी को रोका तो तुरंत पशु तस्करों के द्वारा फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने जब पशु तस्करों के ऊपर वार किया तो एक पशु तस्कर घायल हो गया और दूसरा पशु तस्कर को भी पुलिस ने पकड़ लिया। हालांकि इनके पास से पुलिस टीम के द्वारा एक कंटेनर और 18 राशि के गोवंश भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के द्वारा किए जा रहे इस कार्रवाई को लेकर हालांकि कुशीनगर जनपद में लगातार जो है कि जो पशु तस्कर आ रहे हैं या फिर जो अन्य जो लोग आ रहे हैं उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाई हो रही है जिससे उनके अंदर दहशत का माहौल है। लेकिन इसके बावजूद भी तस्करी होना कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशाना खड़ा हो रहा है। मेरठ पुलिस खासी एक्टिव है। एसएसपी रोहित सिंह सजवान खुद गांव में पहुंच गए हैं। यहां पर सीओ देवेश सिंह है, आरएएफ है, पीएससी है और ये जिस तरीके से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। उसके बाद 12 बजते बजते स्थिति कंट्रोल में है। पूरे गांव में शांति है, तनावपूर्ण शांति है और सभी लोगों को समझाया और बुझाया जा रहा है। जो गांव के मुअज्जिज लोग हैं उनको बैठकर उनसे बातचीत की जा रही है और उनको कार्रवाई का आश्वासन भी। श्रावस्ती जनपद में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग जाने से लगभग 200 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जी आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद में 3 अलग अलग क्षेत्रों में गेहूं की फसल में आग लगी, जिसके चलते गेहूं की फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। किसानों की 1 साल की मेहनत पर पानी फेर कर आग ने रख दिया। श्रावस्ती जनपद के जमनहा और गिलोला ब्लॉक में आग लगी, जिसके चलते करीबन 200 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर किसी प्रकार से काबू पाया। दरअसल पूरा मामला दमोदरा और चंद्रखा बुजुर्ग लोनियनपुरवा कंधो सतरही इन गाँवों में आग लगी थी। अज्ञात कारणों से तेज हवाओं के चलते भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते गेहूं की फसल लगभग 200 बीघा करीबन गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है, कहीं न कहीं बड़ी हानि हुई है किसानों की। अब देखने वाली ये बात होगी प्रशासन किसानों का क्या मदद पहुंचाता है। कानपुर शहर में लगातार आग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका ताजा उदाहरण आज एक बार फिर से कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के 40 दुकान में देखने को मिला, जहां भोर के वक्त अचानक 1 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर से बनी दुकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि पूरी दुकानें धू धू कर जलने लगी। व्यापारियों ने जैसे ही आग की लपटें उठता देखा तो मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। मगर आग लगने की वजह से व्यापारियों का लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि व्यापारियों के हुए नुकसान की भरपाई कैसे होती है। कानपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लाख निर्देशों के बाद भी तालाबों की जमीनों पर दबंगों द्वारा लगातार कब्जा किया जा रहा है। ताज़ा मामला रायबरेली की सदर तहसील से महज 5 किलोमीटर की दूरी जगदीशपुर का है। टीएससी कॉलोनी के आगे पड़ती है। जिला अधिकारी कार्यालय पर ये जो पीड़ित लोग खड़े हैं ये उसी गांव के निवासी हैं और लगातार इन्होंने कल से लगातार जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सदर तहसील को शिकायत दर्ज कराई, तहसीलदार को शिकायत दर्ज कराई कि गांव के ही प्रधान, पूर्व प्रधान और जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा तालाब की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने वहां जाने तक की जहमत नहीं उठाई। आज ये पूरे जो गांव के लोग हैं वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से शिकायत जरूर दर्ज की है, लेकिन जब जिलाधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो जिलाधिकारी ने जांच का झुंझुना जरूर थमा दिया गया है। इससे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रामीणों की सूचना देने के बाद भी मौके पर जिला अधिकारी से लेकर कोई भी आला अधिकारी नहीं पहुंच रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको प्रशासन को सवालों के घेरे में जरूर पड़ा। आज सीतापुर के कमलापुर में एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। दरअसल सीतापुर से लखनऊ जा रही एक रोडवेज बस अनियंत्रित हो गई और उस बस के अनियंत्रित होने से वो बस पटरी दुकानदारों पे चढ़ गई। सड़क के किनारे जो 3 दुकानदार थे, बताया जा रहा उनकी मौके पर मौत हो जाती है और 3 और लोग जो दुकानों में बैठे थे वो जख्मी हो जाते हैं। पुलिस का कहना है कि एक मृत की शिनाख्त हो चुकी है और लोगों की शिनाख्त की जा रही है। वहीं पुलिस ने घायलों को CSC सिधौली में इलाज के लिए भेज दिया है और
रोडवेज बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी है, आखिर वजह क्या रही, क्या वो ड्राइवर नशे में था या क्या स्थिति थी, किस वजह से बस अनियंत्रित हुई, इन सब कारणों का पुलिस पता लगा रही है। घटना सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र में ये घटित हुई है।